हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे बात करेंगे आज नए टॉपिक की। उस टॉपिक का नाम है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में हम यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे, सीखेंगे। वैद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है? ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्वतः परिवर्तित होने वाली अभिक्रियाओं से उत्पन्न ऊर्जाओं को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है या इसका अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। ठीक है, और जिस युक्ति या साधन द्वारा यह परिवर्तन किया जाता है उस युक्ति या साधन को हम बोलते हैं बेटा यहाँ पे सेल। तो हम बात करेंगे सेल क्या है। सेल एक डिवाइस है, एक युक्ति है जिसके द्वारा ऊर्जा परिवर्तित की जाती है, जिसे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेल जो है उसके बारे में बात करेंगे। सेल को हम सेल पढ़ाने से पहले मैं बेसिक चीज बता देता हूँ आपको सेल के बारे में। ठीक है, कोई सा भी सेल है या जो सेल हम यूज में लेते हैं उसको देख लीजिए बेटा एक बार। ये सेल है जो हम यूज में लेते हैं। आपने देखा होगा बेसिकली जो मार्केट में सेल मिलते हैं उनके ऊपर दो आवेश होते हैं, प्लस और माइनस। एक साइड तो प्लस लिखा होता है और एक साइड माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्लस वाला जो सिरा है वो कहलाता है एनोड। ठीक है, और माइनस वाला जो सिरा है वो कहलाता है कैथोड। एनोड पे क्या होता है? एनोड पे हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। जहां पर धातु से धातु आयन बनते हैं वो कहलाती है एनोड, और इलेक्ट्रॉन का त्यागना कहलाता है ऑक्सीकरण। तो एक चीज और आपको कंठस्थ कर लेनी है कि ऑक्सीकरण टेक्स प्लेस एट एनोड। हमेशा ऑक्सीकरण एनोड पर ही होगा। ठीक है बेटा, ओके। अच्छा, जो कैथोड वाला पार्ट है ये क्या करता है? कैथोड वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये धातु आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके धातु परमाणु में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है? अपचयन। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। ठीक है बेटा, ओके। और सेल के अंदर जो चीज भरी होती है उसे बोलते हैं वैद्युत अपघट्य। ये बेसिक चीज है, ये बेसिक चीज आपको आनी चाहिए कि सेल के अंदर क्या होता है। दो टर्मिनल होते हैं, एक प्लस वाला होता है, एक माइनस वाला होता है, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। एनोड पे हमेशा 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 ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर जो है वो अपचयन होता है। ठीक है, और इसीलिए हम इस सेल को नाम देते हैं रेडॉक्स। ये जो सेल है ये कौन सा सेल है बेटा? रेडॉक्स सेल है। हम इसे नाम देते हैं रेडॉक्स सेल। ठीक है, चलो जी, अब हम यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं सेल के बारे में। ठीक है, देख लीजिए एक बार, समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जब भी हम यहाँ सेल की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ दो सेल हैं। ठीक है, एक है वैद्युत अपघटनी सेल और एक है गैल्वेनिक सेल। ठीक है, दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक या लाइटिक सेल। हिंदी में वैद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, और दूसरा है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल। ठीक है, तो अब देखो वैद्युत अपघटनी सेल होते क्या हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, वैद्युत अपघटनी सेल जो है ये अस्वतः परिवर्तित होते हैं। अस्वतः परिवर्तित, अब ये समझना पड़ेगा आपको, अस्वतः परिवर्तित और ये स्वतः परिवर्तित, ऑटोमेटिक सेल होते हैं। ठीक है, ये स्वतः परिवर्तित होते हैं, स्वतः परिवर्तित। अब मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं वो समझ लीजिए आप। गैल्वेनिक सेल के अंदर ये सेल को समझ लीजिए, ये एक हमारे पास सेल है जिसमें दो छड़ें लगी हुई है, एक एनोड और एक कैथोड। क्या हम इसको बिना सर्किट से जोड़े क्या ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते ना। तो पहले इसको ऊर्जा देनी पड़ेगी, है ना। इसे बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, ये क्या है?
नॉन स्पॉन्टेनियस है और वो स्पॉन्टेनियस है। उसमें तार जोड़ते हैं, ऑटोमेटिक धारा प्रवाह होने लगता है। यहाँ पे आप इसको जब किसी सर्किट में जोड़ोगे तब जाके आपको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहले बाह्य स्रोत जोड़ोगे, बाहर इससे बैटरी लगाओगे, ई एक्सटर्नल फोर्स दोगे, तब जाके यहाँ पे विद्युत अपघट्य का अपघटन होगा और ये विपरीत छोरों की ओर जाएगा। आ रही बात समझे? तो यह है नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। और ये स्वतः परिवर्तित स्पॉन्टेनियस। आपको पता है स्पॉन्टेनियस कैसे है? ये इसमें दो जार होते हैं इस तरह से, है ना, और इसके अंदर एक छड़ और ये दूसरी छड़, तार जोड़ते ही स्वतः ही धारा बहना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। स्वतः ही धारा बहना स्टार्ट हो जाता है। ये क्या है? स्पॉन्टेनियस। ये क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस। ये दोनों चीजें आपको समझनी पड़ेगी, बाह्य स्रोत, ठीक है। और देखिए इसके अंदर क्या है, यहाँ पर हमेशा जो है एनोड जो है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ध्यान देना। और यहाँ पर जो एनोड है हम बात करेंगे वो क्या होता है बेटा? नेगेटिव होता है। स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। अच्छा, ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक देते हैं, मतलब विद्युत देते हैं और हमें केमिकल एनर्जी गेन होती है। तो ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करता है। इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, ठीक है। और ये क्या है? ये इसका ऑपोजिट है। ये क्या करेगा? ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करेगा। ओके, तो ये दो टाइप के सेल हैं आपके पास जो हमें इस चैप्टर के अंदर स्टडी करना है, पढ़ना है बड़े आराम से। ओके बेटा, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस समझ में आनी चाहिए सारी चीजें। चलो जी, अब हम यहाँ पे बात करेंगे चालकों की, फिर बात करेंगे विद्युत अपघट्यों की, ठीक है बेटा। देखो चालक हमारा आगे इसका टॉपिक है चालक। यहाँ पे चालक या कंडक्टर्स को दो पार्टों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला है मेरे पास यहाँ पर, जो पहला है वो है मेरे पास धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक। इलेक्ट्रॉनिक चालक, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के कारण होगा, ठीक है। आपने देखा होगा कि धात्विक क्रिस्टल के अंदर जितने भी ये धात्विक क्रिस्टल्स के अंदर होता क्या है? धात्विक क्रिस्टल में धातुएं होती है और धातुएं इलेक्ट्रॉन लूज करती है और इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण वो धनावेशित हो जाती है और यही इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर गतिशील होते रहते हैं, ठीक है। या जो इनके त्यागने पर जो होल बनता है उस होल को दूसरा परमाणु भरता रहता है। तो पूरे क्रिस्टल के अंदर धारा का प्रवाह हो जाता है, ठीक है। तो उस धारा का प्रवाह किस कारण से होता है? इलेक्ट्रॉनों के कारण, ठीक है, धातुओं में। तो इसीलिए हम इसे इलेक्ट्रॉनिक या धात्विक चालक बोलते हैं, ठीक है। या फिर आपको पता है कि धातुओं को जब हम टेम्परेचर देते हैं तो उनमें छिद्रों की संख्या बढ़ जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़कर अन्य स्थान में चले जाते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ने पर धात्विक चालकों की चालकता कुछ हद तक बढ़ती है, ठीक है। धात्विक चालकता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है? प्रति इकाई उपस्थित धातु परमाणु में प्रति इकाई उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी प्रति इकाई, ठीक है, ओके, उतना ही इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ज्यादा होगा। ओके, दूसरा देखो धातु का घनत्व, डेंसिटी कितना है धातु का, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तीसरा धातु का प्रकार, धातुओं के जो क्रिस्टल संरचना है वो अलग अलग प्रकार की होती है। बीसीसी, एफसीसी, एससीपी, सीसीपी आपने ये पढ़ा है सॉलिड स्टेट के अंदर। तो वो धातुओं का प्रकार आपको पता है, बीसीसी के अंदर अवयवी कणों की संख्या 2 होती है, एफसीसी के अंदर 4 होती है। तो वो डिपेंड करता है कि पार्टिकल्स कितने हैं, उसी के आधार पर हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा धात्विक चालक, ठीक है, जो धातु परमाणु होते हैं, है ना, या इलेक्ट्रॉनिक चालक, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो धारा का प्रवाह दर्शाते हैं, ठीक है बेटा। दूसरा है यहाँ हमारे पास वो है वैद्युत अपघटनी चालक। दूसरा है मेरे पास वैद्युत अपघटनी चालक। अभी वैद्युत अपघटनी चालक होते क्या हैं, ठीक है। वैद्युत अपघटनी चालक क्या होते हैं? देखो बेटा, इसके अंदर वैद्युत अपघट्य होता है, ये वैद्युत अपघट्य है, ठीक है। इसमें छड़ें लगी हुई हैं 2, एक एनोड और एक कैथोड। तो जब हम यहाँ पे इसको परिपथ से जोड़ेंगे तो ये जो वैद्युत अपघट्य है इसका आयनन होगा, ये अपने आयनों में टूटेगा। सपोज कीजिए ये कोई ए और बी वैद्युत अपघट्य है, तो जैसे ही हम इसमें धारा प्रवाह करेंगे, ठीक है, तो ये अपने आयनों में टूटेगा, ए प्लस और बी माइनस में। तो ये प्लस वाले जो आयन हैं ये तो जाएंगे किसकी ओर? ऋण छड़ की ओर, है ना।
तो ऋण छड़ की ओर जाने के कारण ही इन्हें केटायन कहा जाता है। जितने भी धन आवेशित हैं, हम यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एनाइंस और केटाइंस भी पढ़ते हैं ना, कार्ब धनायन और कार्ब ऋणायन, वो उसका रीजन है ये, क्योंकि कैथोड की ओर मूव करते हैं इसलिए हम इसे बोलते हैं केटाइंस। ठीक है, तो यहाँ पर, और ये एनोड की ओर मूव करेंगे माइनस वाले, इसलिए हम बोलते हैं इसको एनायंस। आई बात में, तो ये विपरीत छड़ों की ओर गतिशील होंगे तो धारा का प्रवाह होगा। तो यहाँ धारा का जो प्रवाह हो रहा है वो किसके कारण से हो रहा है बेटा? यहाँ पे आवेशों के कारण। ठीक है, इसलिए हम इसको वैद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। इट इज क्लियर? चलो जी, अब हम यहाँ पे आगे की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। वैद्युत अपघट्य, देखो बेटा, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है वैद्युत अपघट्य। अभी वैद्युत अपघट्य होता क्या है? वे पदार्थ जो अपने अंदर से धारा का प्रवाह होने देते हैं या धारा को गुजारते हैं, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं वैद्युत अपघट्य। और जो धारा का प्रवाह नहीं दर्शाते हैं उन्हें हम बोलते हैं वैद्युत अनअपघट्य। जो धारा का प्रवाह दर्शाते हैं वो वैद्युत अपघट्य, जो धारा का प्रवाह नहीं दर्शाते हैं वो वैद्युत अनअपघट्य। ठीक है बेटा, ओके। वैद्युत अपघट्य दो प्रकार के हैं। पहला है प्रबल वैद्युत अपघट्य। प्रबल वैद्युत अपघट्य, ठीक है। अब ये प्रबल वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते क्या हैं? प्रबल वैद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जो पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जो विलयन अवस्था में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं उन्हें कहते हैं हम प्रबल वैद्युत अपघट्य, जो पूर्ण रूप से आयनित हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रबल वैद्युत अपघट्य पूर्ण रूप से आयनित होगा। एग्जाम्पल देखिए इसको, उदाहरण क्या है? जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, प्रबल अम्ल है ना, जैसे देखो HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, ये सब के सब क्या है? प्रबल वैद्युत अपघट्य। दूसरा देखो बेटा, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेस, जितने भी प्रबल क्षार हैं, ठीक है, जैसे NaOH, KOH, सीजियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, वो सब के सब NaOH, KOH, सीजियम हाइड्रोक्साइड, ये सब के सब क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल क्षार भी इसके एग्जाम्पल है। तीसरा देखो बेटा, तीसरा पॉइंट देखिए, ओके, सॉल्ट, लवण। कौन से लवण? जो स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक बेस या वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बने होते हैं, ठीक है ना, वो सब के सब यहाँ पे इसके एग्जाम्पल हैं बेटा। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दिख रहा है साहब आपको? तो सॉल्ट, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस या वीक, मतलब कोई भी एक चीज स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ये आपको पता हो गया है ना। दोनों में से कोई भी एक चीज है वो प्रबल होनी चाहिए, उसी के आधार पर हम यहाँ पर बात करते हैं। चलो जी, आगे की बात कर लेते हैं हम आपसे। ठीक है, ये हो गया प्रबल वैद्युत अपघट्य। अब सेकंड है मेरे पास, वो है दुर्बल वैद्युत अपघट्य, वीक इलेक्ट्रोलाइट। दुर्बल वैद्युत अपघट्य, दुर्बल वैद्युत अपघट्य है ना। दुर्बल वैद्युत अपघट्य होता क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है? ठीक है, तो ऐसा पदार्थ जो विलयन अवस्था में या जो धारा का प्रवाह नहीं दर्शाता या बहुत अल्प मात्रा में दर्शाता है, उसे हम बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट या दुर्बल वैद्युत अपघट्य। ठीक है बेटा, अब दुर्बल वैद्युत अपघट्य का एग्जाम्पल देखो। ठीक है, जितने भी दुर्बल अम्ल है वो सारे के सारे, तो पहला एग्जाम्पल है इसमें मेरे पास वीक एसिड। जितने भी वीक एसिड आप जानते हो, आपको पता है, जितने भी कार्बनिक एसिड है वो दुर्बल अम्ल है। ठीक है, ये लो H2CO3 और ये CH3COOH। ठीक है, दूसरा देखिए वीक बेस, जितने भी दुर्बल क्षार हैं, ठीक है, वीक बेस हैं, ओके, वो भी इसके एग्जाम्पल है। तीसरा देखो लवण। लवण कौन से? जो दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जो दुर्बल अम्ल वो दुर्बल क्षार से मिलकर बने होते हैं, वो सब के सब यहाँ पर इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे वीक एसिड के अंदर मैं यहाँ एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड लिख देता हूँ, और तीसरा में, थर्ड में लिख देता हूँ बेटा यहाँ पे आपके लिए सॉल्ट। और सॉल्ट भी कौन से? जो वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर बने हों, एग्जाम्पल CH3COONA, CH3COONH4, अमोनियम एसिटेट। ये सारे के सारे इनके एग्जाम्पल है जो आपके सामने हैं। ओके बेटा, अब आप यहाँ पे एक क्वेश्चन पुट अप करोगे, है ना। वो क्वेश्चन क्या है?
आप क्वेश्चन लिखोगे, वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, चालकों से रिलेटेड है, ठीक है, धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक में क्या अंतर है, वो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए धात्विक और अधात्विक में, ठीक है। चलो भाई, अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है विद्युत अपघट्य को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से फैक्टर है जो विद्युत अपघट्य को या विद्युत अपघट्यों की चालकता को प्रभावित करते हैं, ठीक है बेटा। तो आगे इसका मेरा टॉपिक है विद्युत अपघट्यों की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। कौन कौन से कारक हैं जो विद्युत अपघट्यों की चालकता को प्रभावित करते हैं, ठीक है बेटा। तो उसमें पहला ही पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास अंतर आयनिक आकर्षण, ठीक है। पहला है मेरे पास अंतर आयनिक आकर्षण, ठीक है। देखो बेटा सामने देखना, ये ए और ये बी दो मेरे पास आयन है जिनसे मिलकर एक यौगिक बना हुआ है, ठीक है, या एक अणु बना हुआ है, कुछ भी मान लीजिए आप, यौगिक होगा, ठीक है। तो इन दोनों, ये इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसके ऊपर माइनस चार्ज है, दोनों के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो ये अपने आयनों में टूटेगा नहीं, और टूटेगा नहीं तो आयन नहीं बनेंगे, आयन नहीं बनेंगे तो चालकता कम हो जाएगी। बात समझ में आएगी, चालकता आयनों से होती है। जब कोई भी पदार्थ या किसी भी यौगिक के अंदर अंतर आयनिक आकर्षण बल ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, प्रबल होगा, तो आप उसे इजी वे में आयनों में नहीं तोड़ पाएंगे। आ रही है बात समझ में। तो अगर अंतर आयनिक आकर्षण बल बढ़ता है तो चालकता घटेगी, और अंतर आयनिक आकर्षण बल कम होता है तो चालकता बढ़ेगी। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पे किसी यौगिक में आयनों के मध्य अंतर आकर्षण बल घटने पर चालकता बढ़ती है, या अंतर आकर्षण बल बढ़ने पर चालकता घटती है, ठीक है बेटा। अब देखिए, आपको पता है कि जल एक अच्छा विलायक होता है, ठीक है। अच्छा विलायक होने का उसका मेन रीजन क्या है, उसकी विद्युत पैराविद्युतांक का मान 80 होता है, आप जानते हो। तो किसी पदार्थ को हम जब जल में घोलते हैं तो वो उस आयनों को चारों तरफ से घेर लेता है, ठीक है। किस तरह से, जैसे ये NaCl का हम सबसे अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, है ना। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। जब हम इसको जल में डालेंगे तो जल क्या होता है, पोलर होता है, ध्रुव होता है। तो इस माइनस वाले को ये प्लस वाले आयन चारों ओर से घेर लेंगे, ठीक है। इसको चारों ओर से ये घेर लेंगे, आगे बात समझ में, इस तरह से। और इस प्लस वाले को माइनस वाले चारों ओर से घेर लेंगे। तो अब जब ये दोनों इनको खींचेंगे तो बीच में क्या होगा, आकर्षण कम होगा। आकर्षण कम होगा तो टूटेंगे तो अपने आयनों में डिसॉल्व होंगे, है ना। ओके, तो समझ में आ गया होगा। अंतर आयनिक आकर्षण बल अगर डिक्रीज होता है, घटता है, तो आयनों में टूटेगा, आयन में टूटेगा तो चालकता का मान बढ़ेगा, ठीक है। इसके बाद है आयनों का विलायकीकरण। आयनों का विलायन, देखो इसमें एक और चीज है, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, जालक ऊर्जा और जल योजन ऊर्जा, है ना। तो जालक ऊर्जा और जल योजन ऊर्जा के बारे में भी हम इसी ही टॉपिक से रिलेटेड बात करते हैं, है ना। जालक ऊर्जा और जल योजन ऊर्जा की जो हम बात करते हैं वो भी इसी से ही हम रिलेटेड बात करते हैं। जालक ऊर्जा आपको पता है, किसी यौगिक या अणु को या एक मोल ठोस पदार्थ को उसको आयनों में तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को जालक ऊर्जा बोलते हैं। तो आयनों में तोड़ने के लिए जो ऊर्जा देंगे, ठीक है, वो होगी जालक ऊर्जा। या फिर दो विपरीत आवेशित आयनों को, एक मोल दो विपरीत आवेशित आयनों को बांध के रखने पर या बंधने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे हम जालक ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। तो जालक ऊर्जा, जल योजन ऊर्जा का भी कंसेप्ट यहीं से ही रिलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा मेरे पास आयनों का विलायकीकरण, ठीक है। दूसरा पॉइंट है मेरे पास आयनों का विलायकीकरण। सेकंड पॉइंट है मेरे पास आयनों का विलायकीकरण, है ना। आयनों का विलायक, देखो विलायकीकरण इसी से ही रिलेटेड है। आयनों का विलायकीकरण होता क्या है उसके बारे में हम थोड़ी सी यहाँ पे बात करते हैं। यदि आयनों और विलायक अणुओं के मध्य आकर्षण व आयन विलायक अंतर क्रियाएं प्रबल हो तो आयन सरलता से विलायकीकृत हो जाते हैं। बस में आपको, अगर आयनों के और विलायक के मध्य, विलायक मतलब पानी, आयन ए और बी, ये बी मैंने आपको समझाया, ए और ये बी, और ये किसी विलायक, मैंने इसको पानी में डाल दिया मान लीजिए, तो ये आयन और विलायक के मध्य अगर आकर्षण बल ज़्यादा है, ठीक है, तो ये इधर खींच कर आएगा तो आराम से टूट जाएगा, ठीक है। तो अगर आकर्षण बल विलायक और आयनों के मध्य ज़्यादा होगा तो अपना आयनों में टूटेगा, और आयनों में टूटेगा तो यहाँ पर चालकता का मान क्या होगा बेटा, बढ़ेगा, ठीक है ना।
ओके, चालकता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट है विलायक की शांता, विस्कोसिटी। शांता तो आप जानते हो, ठीक है, गाढ़ापन या ऐसे द्रव जो अपने प्रवाह का विरोध करते हैं उन्हें शान बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर आयनों के मध्य शांता ज़्यादा है तो उनको मूवमेंट करने के लिए, गति करने के लिए स्थान नहीं मिलेगा तो चालकता का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जो चालकता है उसके मध्य क्या जाएगी, घट जाएगी। दूसरा है विलयन की सांद्रता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विलयन की सांद्रता, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यदि वैद्युत अपघटन में विलयन की सांद्रता अधिक होती है तो उनकी वियोजन की मात्रा कम हो जाती है और चालकता भी कम होगी, और विलयन को तनु करने पर वियोजन की मात्रा बढ़ती है और चालकता भी बढ़ती है। सीधी सी कहानी है इसके अंदर। तो सांद्रता अगर आयनों की संख्या बढ़ेगी, सांद्रता कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो मोमेंटम, अभी जो बोला था, घूमने के लिए स्थान नहीं मिलेगा तो चालकता घट जाएगी। अगर हम उसको तनु कर दें, मतलब उसमें पानी मिला दें, तो क्या होगा, प्रति इकाई क्षेत्रफल में आयनों को लिए घूमने के लिए स्थान मिलेगा तो चालकता का मान भी बेटा यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। और लास्ट है टेम्परेचर, ठीक है। तो लास्ट है हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर, तापमान, ठीक है। तो देखिए सामान्यतः ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर क्या होता है, ताप बढ़ाने पर ऊर्जा मिलती है और आयन एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिशील होते हैं। लेकिन ये ताप निश्चित होना चाहिए, उच्च तापमान पर चालकता का मान डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है।